हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और हम लोग आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की किताब कर रहे थे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। ये चैप्टर नंबर 3, अगर मैं बात करूं तो जीएस पर्सपेक्टिव से आप ये नहीं पाओगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई बहुत बड़े सवाल बनेंगे। लेकिन ये चैप्टर इतिहास पढ़ने से पहले, हिस्ट्री पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितनी बार भी हिस्ट्री पढ़ी है ना, हिस्ट्री को हम लोग अभी तक सिर्फ ये मानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में आप बहुत सारे फैक्ट पढ़ोगे, फैक्ट जैसे नाम आप पढ़ोगे, बहुत सारी जगह पढ़ोगे, आप बहुत सारे ईयर्स पढ़ोगे। ये सब ही तो है हिस्ट्री। अगर आप एक आम स्टूडेंट की नजरिए से देखो तो उनको यही लगता है कि हिस्ट्री ये है। लेकिन इस चैप्टर में हमें पता लगेगा कि जो हिस्ट्री की स्टोरी है, भाई हिस्ट्री में दो शब्द हैं। अगर आप देखो हिस्ट्री जब लिखा जाता है, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखोगे, HISTORY, हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर ये स्टोरी आप समझ गए कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास बनता कैसे है, तो आप इस पूरे हिस्ट्री की किताब को, या मैं कहूं आने वाली, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो, ये सब चीजें बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या, पहले देखो, इस नाम को समझने की कोशिश करते हैं। सोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के स्रोत और ऐतिहासिक निर्माण। हम लोग आज ये बात करेंगे कि जो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये हिस्ट्री लिखी कैसे गई, ये हिस्ट्री हम लोगों तक पहुंची कैसे, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, इसको समझो। अगर हम बात करें जैसे पैलियोलिथिक एज के बारे में, मैं आपको आगे आपको बताऊंगा कि पैलियोलिथिक एज क्या है। पैलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है स्टोन या रॉक। तो बहुत पुराना जो पाषाण युग है, पुरा पाषाण युग, जहां पे हम बात करते हैं 1 लाख वर्ष से लेके जो 10,000 BCE तक जो चला था, वो समय की हम लोग बात करते हैं। उस समय मनुष्य केवल क्या जानता था, उस समय मनुष्य, चूंकि जितनी भी सभ्यताएं आप देखोगे, मानव जीवन का उद्भव भी आप देखोगे, तो आप पाओगे कि वो नदियों के इर्द गिर्द था। क्यों नदियों के इर्द गिर्द रहा होगा? क्योंकि उस समय मनुष्य केवल नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ कर सकता था। हालांकि आज भी आप देखो तो हम नेचर के सामने बहुत छोटे हैं। अगर मैं ये चाहूं कि आज मैं खुद से कुछ बना लूं बिना नेचर का यूज किए, तो ये आज भी मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन अब आज से हम 1 लाख साल से भी पहले की हम बात करें, पैलियोलिथिक एज जब शुरू हुई थी, जब मनुष्य का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा था, जो इतिहास हम जानते हैं उसके अनुसार, उस समय आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण होता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बाद में बनी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखोगे नदियों के पास निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आपको चाहिए, आपको प्राकृतिक संसाधन चाहिए, आपको जल चाहिए। उस समय हम कह रहे हैं कि वो कैसा युग है, पूरा पाषाण युग है। पत्थर कहाँ मिलेंगे आसानी से? नदियों के किनारे आपको पत्थर आसानी से मिलेंगे। और उन पत्थरों से आप करोगे क्या, या उस समय का मनुष्य क्या करेगा? तो उससे मनुष्य बनाएगा अलग अलग टूल्स। क्या बनाएगा? अलग अलग टूल्स। भाई आज भी तो आप देखो, हम लोग इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। जैसे ये, अगर इस पेन की बात करूं तो ये क्या है? एक टूल है। इस बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक टूल है। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, वो क्या है? एक टूल है। तो इतने सारे टूल से आज भी हम घिरे हुए हैं। उस समय भी हमें इन टूल्स की आवश्यकता थी। अब वो उस समय के टूल्स अलग हो सकते हैं। कैसे भाई? वो टूल्स पत्थर से बनेंगे तो क्या काम आएंगे? वो किसी को मारने के काम आएंगे, किसी से बचने के काम में आएंगे, किसी को डराने के काम में आएंगे। धीमे धीमे मनुष्य जब आगे बढ़ेगा, मनुष्य का जैसे जैसे विकास होगा, तो आप पाओगे इसी यात्रा में मनुष्य सीखेगा कि ये जो बड़े पत्थरों के जो टूल्स मैंने बनाए, इसको मैं छोटे पत्थरों से कैसे बना सकता हूं, इनका आकार छोटे कैसे कर सकता हूं, इनको और शार्प कैसे कर सकता हूं, नुकीला कैसे कर सकता हूं,
का उपयोग मैं ज्यादा चीजों में कैसे कर सकता हूं। और इसी यात्रा में आप देखोगे कहीं आगे जाके किसका आविष्कार हो जाएगा, पहिए का आविष्कार हो जाएगा। तो इस तरीके से मनुष्य का क्या होगा, विकास होगा। अब ये तो हमने एक कहानी समझी, लेकिन अब आप सोचने की बात यह है कि ये बात हमें कैसे पता लगी या इतिहास की किताबों में कैसे लिखी गई कि मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, कि भाई ह्यूमन बींग्स जो ने सबसे पहले जो टूल्स यूज किए दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स। कैसे हमें पता लगी? तो ये जो इतिहास की कहानी है, इस कहानी का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ये पूरा ही चैप्टर हमें अच्छे से बताएगा। तो ये जो डॉट्स है ना हिस्ट्री में, इन डॉट्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये बारे में है ये पूरा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है और आर एस शर्मा सर की जो किताब है उसका ये 3rd चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, साइज बड़ी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं द फाउंडेशन ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास की नींव कैसे रखी जाती है, इतिहास की नींव कैसे रखी जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री इजंट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेट्स एंड नेम्स। इतिहास केवल तारीखों का और नामों का कोई दस्तावेज नहीं है। इतिहास इससे बढ़कर है। क्या बढ़कर है हम देखेंगे, लेकिन ये जो नाम है, ये जो तारीख है, ये हमें कैसे मिली, तो इसके लिए आप देखोगे हमारे पास बहुत अलग अलग स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। आज उन्हीं स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो स्रोत कौन कौन से हैं, वो स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले व्हाई वी स्टडी सोर्सेज। सोर्सेज एज द एविडेंसेस, साक्ष्य के रूप में क्या इन स्रोतों को देखना कि भाई हमारे पास हिस्ट्री आज से मैं बात कर रहा हूं भाई 1 लाख साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो 1 साल पहले मैं जाके कैसे देखूं कि उस समय क्या था, तो उस समय के मेरे पास क्या है, उस समय के मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, उस समय के मेरे पास स्रोत अवेलेबल हैं। उन स्रोतों के आधार पर मैं किसके साक्ष्य बनाऊंगा, इतिहास के साक्ष्य बनाऊंगा। स्रोत वह कच्चा माल है जिनका उपयोग इतिहासकार करते हैं और उसके बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता। किसके बिना, स्रोतों के बिना। तो जो रॉ मटेरियल है भाई, बिल्डिंग के लिए जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, आजकल हम आरसीसी की बिल्डिंग बनाते हैं तो रॉ मटेरियल में आप कंक्रीट यूज करते हो, सीमेंट यूज करते हो, सरिये का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार बिल्डिंग उससे बनती है। उसी प्रकार अगर हिस्ट्री की बिल्डिंग बनानी है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और ये रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा, ये स्रोत, ये सोर्सेस प्रोवाइड कराएंगे। कैसे? ये जो साक्ष्य हैं, ये जो स्रोत हैं, ये डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमें डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराते हैं। किससे? एंशिएंट सिविलाइजेशन से। किससे लिंक प्रोवाइड करेंगे? एंशिएंट सिविलाइजेशन से। जैसे मैं बात करूं कि यार हड़प्पा सिविलाइजेशन से मुझे कोई सील मिली है। क्या मिली है? सील मिली है। इसका मतलब वो सील मुझे कैसे कनेक्ट करवा रही है, आज की दुनिया, आज जिस समय में मैं हूं उसको वो कनेक्ट करवा रही है। किससे? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। मैं कहूं भाई धोलावीरा से मुझे कुछ साक्ष्य मिला है, तो आज का नई दिल्ली कैसे धोलावीरा से कनेक्ट होगा, ये चीज कौन बताता है? ये साक्ष्य बताता है। ये साक्ष्य सारी चीजें हमें बताएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो साक्ष्य हैं इनका क्लासिफिकेशन मैं कैसे कर सकता हूं। तो इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो मेजर कैटेगरीज हैं, इसके अलावा कुछ माइनर कैटेगरीज भी हम दोनों देखेंगे। सबसे 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे पास हिस्ट्री के लिए। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज और तीसरा है फॉरेन अकाउंट्स। अब ये तीनों क्या क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, या जिसे कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये हमें कैसे मिलेंगे भाई? कोई गया जाके और जाके क्या करने की कोशिश की, खुदाई करने की कोशिश करी। जब मैं खुदाई कर रहा था तो मैंने पाया कि नीचे मुझे क्या मिले, कुछ मृद भांड मिले हैं। उसके बाद मैंने और थोड़ी खुदाई करी तो मैंने देखा वहां पे ईंटें मुझे मिल रही हैं। कुछ और खुदाई करी तो मैंने देखा वहां पे मुझे हड्डियां मिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे कभी ना कभी कोई सभ्यता रही होगी, हाँ या ना, जहां पे एक ऐसी प्रैक्टिस थी जहां पे लोगों को दफनाया जाता था। इसके बाद मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे पक्के घर थे, इसीलिए यहाँ पे क्या किसका प्रयोग हो रहा था? ईंटों का प्रयोग हो रहा था। इसके बाद जब मुझे मृदभांड मिले तो मुझे ये समझ में आया कि इस जगह पे जो भी सभ्यता रही होगी उनके पास
स्टोरेज करने के क्या थे, संसाधन थे, इसीलिए तो मुझे मृदभांड मिले। उस मृदभांड में वो क्या किया करते थे, उस मृदभांड में वो किसी चीज ना किसी चीज को संरक्षित करके रखा करते थे, स्टोरेज करके रखा करते थे। तो ये सारी चीजें मुझे कहां से मिलती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती हैं। अच्छा, अब जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, अब मुझे ये तो पता चल गया यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता थी। अब इस सभ्यता में या इस जगह पे क्या कोई राजा था, अगर राजा था तो उसका क्या नाम था, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ये मुझे कैसे पता लगे। तो इसके लिए हुआ क्या कि जब राजा बने, जितने भी राजा आप देखोगे उनका क्या होता था, दरबार हुआ करता था। दरबार में अलग अलग विद्वान हुआ करते थे। उन विद्वानों में से कोई ऐसा विद्वान था जिसको लिखने की क्या था, शौक था। तो उसने क्या किया, राजा के बारे में लिखना शुरू किया। अब आप सोचो, जैसे आज की बात करते हैं तो आज बहुत बार आपने बात सुना होगा मोदी मीडिया, ठीक है, जो मीडिया मोदी जी की तारीफ करता है। अब इसको अगर मैं बहुत ही रफ सेंस में बताऊं तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि मोदी जी देश के राजा हैं और मोदी जी के दरबार में बहुत सारे विद्वान बैठे हैं और वो किसके बारे में लिख रहे हैं, मोदी जी के बारे में लिख रहे हैं। तो क्या वो जो विद्वान हैं वो मोदी जी के अगेंस्ट में लिखेंगे? चलिए, समझ गए होंगे आप क्या बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से आप समझिए, अगर राजा का कोई विद्वान है, जैसे अकबर के नवरत्नों में से किसी को लिखने की आदत है, तो वो किसकी अच्छाई के बारे में लिखेगा, वो बताएगा कि अकबर कितना महान शासक है, यही बताएगा। अगर उसी समय बात हम करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के दरबार में कोई लेखक है तो वो क्या बताने की कोशिश करेगा कि अकबर कितना क्रूर शासक है और प्रताप कितना अच्छा शासक है, यही बताने की कोशिश करेगा। तो इन सोर्सेस को हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेस, इनको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। और तीसरा और आखिरी होता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स मतलब जैसे आज आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपने घूमने के लिए प्लान बनाया कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे ताइवान जाना है। कहाँ जाना है, मुझे ताइवान जाना है। आप गए ताइवान, ना केवल आप ताइवान गए बल्कि आपने वहां पे कुछ समय भी व्यतीत किया। आप वहां पे रुके 6 8 10 महीने आप रुके, तो आप वहां पे और आपको आदत है डायरी मेंटेन करने की, तो आप वहां पे बताओगे कि ताइवान के लोग कैसे सेमीकंडक्टर चिप्स में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। आप बताओगे कि ताइवान कैसे हर दिन चाइना से डरता है, कैसे ताइवान अपने आप को प्रिपेयर करता है चाइना के अगेंस्ट। तो आप उस समय की जो जो घटनाएं हैं उस प्रदेश से रिलेटेड वो सारी चीजें आप अपनी डायरी में लिखोगे। ऐसे ही तो हुआ होगा जब कोई मौर्य काल में हमारे यहाँ आया होगा, जब कोई गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में हमारे यहाँ पे आया होगा, तो उसने क्या किया होगा, उसने अपना एक अकाउंट बनाया। अकाउंट मतलब अपनी एक डायरी बनाई होगी जहाँ पे उसने सारी चीजें लिखी कि यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी है, यहाँ पे धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है, यहाँ पे इकोनॉमी कैसी है, यहाँ पे पॉलिटी कैसे चलती है, यहाँ पे गवर्नेंस कैसे होता है। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, इन फॉरेन अकाउंट्स में। आपने नाम सुना होगा फाइयान का, सुना है? तो वो फाइयान ने क्या किया, अपनी एक डायरी बनाई और डायरी में वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, हम इन फॉरेन अकाउंट्स जो होता है उसमें हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। पहला हमने क्लासिफिकेशन देखा, एक बड़ा वर्गीकरण देखा। अब हम बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन की सब कैटेगरीज के बारे में। पहला आर्कियोलॉजिकल। अब आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या होता है वो बताने की कोशिश की जा रही है। एक्सकेवेशन, खुदाई होती है। खुदाई में क्या क्या मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के, स्मारक मिलते हैं, कला और शिल्प मिलते हैं। अभिलेख, अभिलेखों पे नाम से पता लग रहा है क्या है, अभिलेख हैं, मतलब इस पे कुछ ना कुछ लेख आपको देखने को मिलेगा। अभिलेखों पे क्या देखने को मिल रहा है, लेख आपको देखने को मिल रहा है। जहां पे जैसे अशोक के अभिलेख बड़े फेमस हैं, आप सबने नाम सुना होगा अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो जो अशोक है अपने अभिलेखों पे क्या बता रहा है, धम्म की जानकारी आपको दे रहा है। उस समय हमको पता लगा कि कैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उसमें कैसे परिवर्तन हुआ और उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये कौन बता रहा है हमें, उस समय का अभिलेख बता रहा है। उसके बाद सिक्के, आप देखोगे सिक्के अलग अलग मेटल से बनते हैं। भारत में एक ऐसा काल भी आएगा जब सिक्के किसके बनेंगे, सोने के बनेंगे। तो उस समय आप क्या कहोगे, ये तो यार सोचो कितना अच्छा राज्य है, कितना प्रॉस्परस कंट्री है जहां पे सिक्के गोल्ड के बने हुए हैं। तो वो हमारा जो एरा होगा, जो हमारा समय होगा, वो कैसा समय होगा, बहुत अच्छा समय होगा। स्मारक,
आप बात करते हो, जब मुगल काल की आप बात करते हो, बहुत ही रिसेंट अगर मैं बताऊं, और उससे पहले दिल्ली सल्तनत की आप बात करते हो, तो दिल्ली सल्तनत के अगर आप मॉन्यूमेंट्स देखोगे, स्मारक देखोगे, तो आप पाओगे वो पत्थरों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? पत्थर के, और उनका आकार छोटा है। वहीं पे आप देखोगे एक ऐसी मीनार, कुतुब मीनार जिसको नाम है, वो बहुत ही विशालकाय मॉन्यूमेंट बना, और उसके आसपास जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इमारत बनाने की कोशिश करी, जैसे अलाई दरवाजा उसने बनाया, मॉस्क वहाँ पे, मस्जिद वहाँ पे बनाया, तो ये सारी चीज़ें आज टूट गई हैं। लेकिन उससे कुछ समय बाद आप जब मुगल्स आ जाएंगे, और मुगल्स में भी जब जहांगीर आएगा, तो वो क्या बनाएगा? आप देखोगे ताजमहल बनाएगा, ठीक है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं बनता है, हुमायूं का मकबरा बनता है। तो ये क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है? उसकी साइज देखो कितनी मैसिव है, मार्बल का प्रयोग हो रहा है, बहुत ही बारीक कारीगरी हो रही है। इसका मतलब उस समय जो राज्य है उसके पास पैसा बहुत है। क्या है? पैसा बहुत है, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है। इसकी जानकारी हमें कौन देते हैं? स्मारक देते हैं। कला और शिल्प, जैसे मैं राजस्थान से, तो मैं राजस्थान की इसमें बात करके बताऊंगा आपको। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप आप देखोगे कि उनका काफी बड़ा जीवन का बड़ा हिस्सा किससे युद्ध करते हुए चला गया? अकबर के साथ युद्ध करते हुए चला गया। लेकिन जैसे ही ये युद्ध थमते हैं, अब अकबर को लगता है कि प्रताप को मैं गुलाम नहीं बना सकता। फिर युद्ध धीमे धीमे थमना शुरू होता है, और आप पाओगे जैसे ही युद्ध थमना शुरू होगा, प्रताप क्या करने की कोशिश करेंगे? प्रताप अपनी एक परमानेंट राजधानी बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। कैपिटल बन गई है, अब शासन अच्छे से चलने की शुरुआत होगी। अब युद्ध नहीं हो रहा है, तो बाकी और चीजों में समय लगाया जाएगा। तो आप देखोगे उस समय जो उदयपुर वाला इलाका है, इसे कहा जाता है मेवाड़। तो मेवाड़ की चित्रकला का उदय होगा। तो चित्रकला का उदय कैसे हो रहा है? कब हो रहा है? युद्ध काल में तो चित्रकला नहीं पनप पाएगी। जैसे युद्ध समाप्त हो रहे हैं, युद्ध नहीं हो रहे हैं, उस समय क्या किसका विकास हो रहा है? कला का विकास हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये जो कला और शिल्प है उस समय की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। लिटरेरी में आप देखोगे इंडिजीनियस, जैसे रिलीजियस और सेक्युलर, और इसके अलावा फॉरेन अकाउंट्स तो हैं। रिलीजियस जैसे हम बात करें वेदों की, हम बात करें पुराणों की, वेदांगों की, ये सब उस समय की जानकारी हमें देते हैं। हम पढ़ेंगे आगे, मत्स्य पुराण के बारे में हम पढ़ेंगे, विष्णु पुराण के बारे में हम पढ़ेंगे। वो उस समय सातवाहन जो डायनेस्टी, उसके बारे में आपको क्या बता रहा है? चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही हैं। फॉरेन अकाउंट्स जैसे ग्रीक, चाइनीज, रोमन, अरब, आप शायद इस बात का यकीन ना करें कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी इन्हीं लोगों ने हमें दिया, अरब राइटर्स ने। कैसे? जब अरब जो मर्चेंट्स हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे थे एंशिएंट काल में, उनकी जो शिप्स हैं, उनकी जो बोट्स हैं, उसमें क्या नहीं है? उसमें इंजन नहीं है, नहीं है इंजन। तो किस तरीके से आएंगे? वो हवा को फॉलो करेंगे, विंड्स को फॉलो करेंगे, और कहाँ पे प्रवेश करने की कोशिश करेंगे? इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो उस समय उन्होंने देखा कि साल में दो तरीके से हवाएं बदलती हैं। एक जब भारत की तरफ हवाएं चलती हैं, और दूसरा जब भारत से हवाएं दूर आती हैं। तो वो किस समय भारत में प्रवेश कर पाएंगे आसानी से? जिस समय हवाएं भारत की ओर चल रही होंगी। इसी से उन्होंने एक शब्द निकाला, मौसम, और वो बाद में चेंज होता होता आज हम क्या कहते हैं? उसको मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून। मानसून का मतलब क्या है? मानसून का मतलब यही तो है कि रिवर्सल ऑफ विंड्स, जो विंड है उसका डायरेक्शन जब बदल जाता है, इसी चीज को तो हम मानसून कहते हैं। एक बार पवनें इस जल से स्थल की ओर चलती है, और एक बार स्थल से जल की ओर चल रही हैं। अगर किसी व्यापारी को बिना इंजन की नाव से भारत तक पहुंचना है, तो वो उन पवनों को में अपनी नाव को बीच में रखेगा, उन पवनों से, और उन पवनों के सहारे सहारे वो नाव कहाँ पहुंच जाएगी? भारत की स्थल सीमा पे पहुंच जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें ये सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स हमको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम चलें आर्कियोलॉजिकल। अब एक एक सोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें क्या हम पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन, जो मटेरियल बच गया है उसके बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक स्रोत उन प्रागैतिहासिक कालों के लिए सबसे प्रामाणिक हैं जिस समय हमें लिखित जानकारी नहीं है। एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि हमारे पास तीन सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल हैं, लिटरेरी हैं, और फॉरेन ऑथर्स के जो अकाउंट्स हैं वो हमारे पास हैं। लेकिन क्या शुरुआत से मनुष्य को लिखना आता था? तो आप कहोगे नहीं साहब, शुरुआत से तो नहीं आता था, धीमे धीमे सीखा होगा। और आज हम देखते हैं हमारे पास भाषाएं हैं, मैं कहूँगा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लिपियों का हमने निर्माण कर लिया है। लेकिन शुरुआत में
जब ना तो हमारे पास भाषा थी, ना ही हमारे पास लिपि थी, ना हमें कुछ लिखना आता था, तो उस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। अगर लिखित साक्ष्य नहीं है, ना कोई फॉरेन अकाउंट्स है, तो आप किस तरीके से उस समय की जानकारी प्राप्त कर पाओगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? इसके लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है। यह अतीत से एक मूर्त संबंध प्रदान करता है और संस्कृतियों के विकास के पुनर्निर्माण की हमें जानकारी देता है। वो बताता है कि उस समय मनुष्य ने कैसे वो पत्थरों के जो औजार थे उससे धीमे धीमे, आप देखोगे, वो इस तरीके के टूल्स बनाना शुरू करेगा जिससे जानवर की खाल उतारी जा सके, जानवर को काटा जा सके। तो वो किस तरीके से बना पाएगा? जब उसको समझ में आएगा कि नहीं, मैं इसको शार्प करूं। अब वो शार्प करेगा तो हमें पता लगेगा कि पहले जो टूल्स जो यूज हो रहे हैं पत्थर के, वो कैसे हैं? वो भोंटे हैं, उनमें क्या नहीं है, उनमें नुकीलापन नहीं है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, मतलब हम लोग समय में आगे पढ़ेंगे, तो आप पाओगे कि वो जो टूल्स हैं, जो पत्थर के हथियार हैं, वो नुकीले होते जा रहे हैं, वो छोटे होते जा रहे हैं, वो इतने हो जा रहे हैं कि वो एक हाथ से पकड़ के एक जानवर का क्या कर सकता है? शिकार कर सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि यार सर क्या बात कर रहे हैं कि सब जानवर की स्किन हटा सके या जानवर को मार सके। उस समय मनुष्य का काम ही क्या था? हंटिंग और गैदरिंग, उसको शिकार करना था और शिकार को बचा के रखना था बाकी सब लोगों से। यही तो काम था हंटिंग एंड गैदरिंग का। इसी में आगे जाके हम थ्योरी पढ़ते सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की। अगर वो नहीं करता तो वो खुद क्या बन जाता? शिकार बन जाता। ठीक है। डिस्कवरी एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ भी क्या प्रॉब्लम है? वहां पे चूंकि लिपि तो है, वहां की भाषा भी है, लेकिन उस भाषा को अभी हम समझ ही नहीं पाए। तो जब भाषा नहीं समझ पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर भाषा मुझे नहीं पता है तो मुझे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे एविडेंसेस बनाने पड़ेंगे और उसके आधार पे मुझे इतिहास लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक्सकेवेशन एंड स्ट्रेटोग्राफी। अब ये जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आते हैं तो दो शब्द बार बार आपके सामने आएंगे, एक तो एक्सकेवेशन, एक स्ट्रेटिग्राफी। एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन। उत्खनन मतलब चीजें खोद के निकालना। भौतिक अवशेषों को खोजने के लिए पुरातात्विक स्थलों की व्यवस्थित खुदाई की जाती है। कि हमने देखा कि यार जब आपको अगर पता है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई कैसे शुरू हुई, तो आपको पता होगा कि रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे अंग्रेजों के समय में। और गांव वालों ने क्या किया, वहां पे चूंकि ईंटें बहुत समय से मिल रही, तो गांव वालों ने उन ईंटों का प्रयोग कहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया उनको? रेलवे स्टेशन में और रेलवे लाइन में। लेकिन जब बाद में अंग्रेजों को पता लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसे तो ये पूरी जो सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने उसको रोका। तो ये काम क्या हो रहा है? उत्खनन का कार्य हो रहा है। तो जब स्टेशन के लिए ईंटें प्रयोग की जा रही है, ये उत्खनन नहीं है। लेकिन जब बाद में पता लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, तो विशेष रूप के उपकरण भेजे गए, साइंटिस्ट वहां पे भेजे जाते हैं, इतिहासकार वहां भेजे जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो उस जगह की स्टडी करते हैं, उत्खनन करते हैं उसका। और उत्खनन में एक और तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटा मतलब लेयर बाय लेयर, परत दर परत। जैसे मैं आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि सबसे पहले मृद भांड मिल रहे हैं, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? मान लेते हैं ईंट मिल रही हैं, और उसके बाद मुझे डेड बॉडी मिल रही है। इसका मतलब सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वहां पे, उसका मेरे पास यही एविडेंस है कि वहां पे जो डेड बॉडी है, जो शव है, उसको दफनाया जा रहा है। उसके बाद जो सभ्यता यहाँ पे आई, वो क्या एविडेंस मुझे दे रही है? उसका क्या साक्ष्य मेरे पास है? कि वहां पे जो घर हैं वो पक्की ईंटों से बन रहे हैं, और एकदम सबसे नई जो सभ्यता थी यहाँ पे, वहां पे मृद भांडों का प्रयोग हो रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिग्राफी या स्तरीकरण। स्तरीकरण हम इसको कहते हैं। मटेरियल रिमेन्स पॉटरी एज ए क्रॉनिकल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे अब कि कैसे जो पॉटरी है, जो बर्तन है, वो भी हमें क्या बताते हैं? इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कौन? पॉटरी। पॉटरी इज अ की इंडिकेटर ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी। किसकी इंडिकेटर है? कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल मतलब किस रंग का प्रयोग हो रहा है? काले रंग का प्रयोग हो रहा है, लाल रंग का प्रयोग हो रहा है, उस पर कोई चित्रकारी की जा रही है या नहीं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉटरी धीमे धीमे छोटी होती जा रही है। पॉटरी के जो जिसको आप कहते हो कि पॉटरी के ढक्कन लगना शुरू हो गए, कैप लगना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा
पॉटरी जो है वो बहुत स्मूथ होती जा रही है। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है। डिफरेंट एराज आर मार्क्ड बाय द स्पेसिफिक पॉटरी टाइप्स। तो अलग अलग हमने क्या बना है उस इसके आधार पे कि पॉटरी किस तरह की है, उसके आधार पे हमने इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, जैसे किस समय पॉलिश वेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, किस समय हम ग्रे पेंटिंग वाली पॉटरी यूज कर रहे हैं, इसके आधार पे हमने जो इतिहास को अलग अलग कालखंडों में क्या किया है, विभाजित किया है। अब आर्कियोलॉजी के में आपको एक और देखने को मिला है जिसको हम कह रहे हैं इंस्क्रिप्शन, द लैंग्वेज ऑफ द रूलर। इंस्क्रिप्शन, भाई कोई आम आदमी तो इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा नहीं, तो इंस्क्रिप्शन कौन बताएगा उस समय के, तो इंस्क्रिप्शन से हमें उस समय के राजा की जानकारी मिलती है, रूलर की जानकारी मिलती है। द डायरेक्ट वॉइस ऑफ द पास्ट, तो इंस्क्रिप्शन को मैं कह सकता हूं कि क्या है, द वॉइस है किसकी, पास्ट रूलर्स की वॉइस है सीधी सीधी। इंस्क्रिप्शंस आर द टेक्स्ट इनग्रेव्ड ऑन ड्यूरेबल सरफेस, किस पे, ड्यूरेबल सरफेस पे। अब ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चल सके। अब कागज पे अगर आप लिख दोगे तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, तो आप लोगों ने कहाँ लिखना शुरू किया, चट्टानों पे लिखना शुरू किया, पिलर्स पे लिखना शुरू किया, कॉपर की प्लेट पे लिखना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, वो जो इंस्क्रिप्शन है वो आज तक हमारे पास बचे हुए हैं। दे आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्यों ये रिलायबल क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली जो राजा ने कहा उस समय वो जानकारी हमारे पास है, ये किसी तीसरे आदमी ने को नहीं बता रहा हमें। अशोक उस समय क्या चाहता था, अशोक ने क्यों कलिंग के बाद बुद्ध धर्म को अपना लिया है, डायरेक्टली हमें कौन बता रहा है, उस समय का इंस्क्रिप्शन हमें बता दे रहा है। तो इंस्क्रिप्शन को हम मानते हैं क्या है, ये मोस्ट रिलायबल सोर्स है। इसमें एग्जांपल लिया गया है द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता का जो इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन है वो उस समय जो उसने युद्ध किए उसकी सारी जानकारी हमें कौन देता है, ये इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन दे देता है। सबसे फेमस मैं बता ही रहा था कि किसकी बात कर रहे हैं हम, बार बार जब भी इंस्क्रिप्शन आएगा तो अशोक को तो हम नहीं भूल सकते। अशोकाज एडिक्ट्स, एडिक्ट्स ऑफ द बीनोवेंट एम्परर, एक परोपकारी राजा के इंस्क्रिप्शन। तो परोपकारी के हम पढ़ते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। कलिंग युद्ध के बारे में इतनी जानकारी हमारे पास कैसे है, क्यों, क्योंकि अशोक ने क्या किया, इंस्क्रिप्शन बना के पूरे भारत में उसको फैला दिया। अब हमारे पास वो इंस्क्रिप्शन है तो मैं उस हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकता हूं। तो हिस्ट्री की स्टोरी अगर मुझे बनानी है तो वो कौन बनवा देता है, अशोक के इंस्क्रिप्शन बनवा देते हैं। अशोक के अभिलेख मौर्य सम्राट के जीवन और शासन के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। तो इन अभिलेखों से मुझे क्या पता लगा कि जो भाई मौर्य डायनेस्टी है, उस समय का जीवन कैसा है, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी है, और उस समय की उनकी धम्म की नीति का जो विवरण है वो बता रहे हैं। एग्जाम्पल में देखो, कलिंग एडिक्ट, कलिंग एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार यहां से सवाल पूछा है। तो ये बात करी हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में। अच्छा, जब हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ चीजें और मिलती हैं जिनका नाम है सिक्के। क्या है, कॉइन्स। कॉइन्स को कहा जाता है द मिंटेड हिस्ट्री, वो हिस्ट्री जो क्या हो चुकी है, छप चुकी है, मुद्रित हो चुकी है, उस इतिहास की जानकारी हमें कौन दे देते हैं, कॉइन दे देते हैं। कॉइन हमें क्या क्या बताते हैं, उस समय की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बताते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब सिक्के लोहे के हैं, इसका मतलब जो राजा है उसके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। सिक्के अगर सोने के हैं इसका मतलब इकोनॉमिक बहुत प्रॉस्परस है। उन सिक्कों पे कुछ छपा हुआ है, इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आप वहां देख रहे हो। ये सारी जानकारी हमें सिक्के देते हैं। इसके अलावा ट्रेड रिलेशन, मानो भारत के सिक्के यूएसए में मिल रहे हैं, यूएसए का डॉलर आपको ब्राजील में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यूएसए का जो व्यापार है वो इन सब जगह इसी आधार पे आप हम कहते हैं मेसोपोटामिया में, या मेसोपोटामिया की सील हमें मिली है। वो कैसे मिली, मतलब हमारा रिलेशन, कौन सा रिलेशन, ट्रेड रिलेशन था किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। वो कौन हमें बता रहा है, ये सिक्के बता रहे हैं। गुप्ता पीरियड के हमें कौन से सिक्के मिल रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब जो गुप्ता पीरियड है वो कैसा है, बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत ही प्रॉस्परस है। और इसीलिए गुप्ता पीरियड को अगर आपने नाम सुना है तो गुप्ता पीरियड को हम कौन सी एज कहते हैं, भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल,
गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम कहते हैं किसको, गुप्ता पीरियड को। इंडो ग्रीक कॉइन्स, इंडो ग्रीक कॉइन्स, अब इंडिया के साथ इसमें किसका अंश भी आपको देखने को मिलेगा, ग्रीक का। इसका मतलब अब बाहर से कुछ लोग हमारे पास आ गए हैं और वो एक नए प्रकार के सिक्के का क्या कर रहे हैं, नए प्रकार का सिक्का बना रहे हैं। इसका मतलब अब मैं समझ पा रहा हूं कि बाहर के लोग उस समय भारत में आ रहे थे। द इंडो ग्रीक कॉइन्स आर अ यूनिक एग्जांपल ऑफ द कल्चरल सिंथेसिस, एक अनूठा उदाहरण है किसका, सांस्कृतिक संश्लेषण का। इसीलिए आप समझ पा रहे हो, जब भी आप बात करोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, और या मैं कहूं विविधता में एकता की जब भी बात करोगे, तो यहां से एग्जांपल ले सकते हो, हाँ या ना। इस तरीके से ये जो चैप्टर्स है ना, छोटे छोटे, आपकी जो मुख्य परीक्षा का जो आप आंसर लिखोगे वहां पे बड़ी मदद करते हैं। दे फीचर ग्रीक गॉड्स ऑन वन साइड एंड इंडियन डाइटीज ऑन द अदर। ठीक है, इसमें ग्रीक इंडो ग्रीक कॉइन में आपको एक तरफ ग्रीक भगवान देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय भगवान आपको देखने को मिल रहे हैं, यूनानी देवता और दूसरी तरफ भारतीय देवी देवताओं को दर्शाया गया है। तो ये तो थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसके बाद चलते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज पे। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या है, ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं। कैसे रिकॉर्ड्स हैं, जो लिखे गए रिकॉर्ड्स हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन टेक्स्ट दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू सोशल, ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन उस समय कैसा था। भाई राजा के दरबार में अक्सर ये लिखे जाते थे, तो सामाजिक जीवन कि भाई राजा किस तरीके का आदेश दे रहा है, धार्मिक किस धर्म का अनुयायी है, राजनीतिक जीवन किस तरह से गवर्नेंस चल रही है, सारी जानकारी हमें कौन देता है, लिटरेरी सोर्सेज। दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू इंडिजिनियस एंड फॉरेन, जो भारत में लिखे गए आपने लिखा उनको स्वदेशी, और कैसा हो जाएगा, विदेशी। लेकिन इसमें एक चैलेंज है लिटरेरी सोर्सेज में, क्या, जैसे मैंने आपको बात बताई कि अगर अभी आज आपने आज तक चैनल खोल के देखा और आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, तो आप पाओगे कि वहां पे जो मुझे सरकार की पॉलिसी का रियल एनालिसिस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब हर चीज पॉजिटिव बताई जा रही है, मुझे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये भी तो जानना है ना कि इस पॉलिसी का ड्रॉबैक क्या है, इस पॉलिसी में क्या क्या गलती है, ताकि मैं सुधार सकूं, हाँ या ना। मैं किसी भी सरकार का ना तो सपोर्टर हूं ना अपोजिशन में काम कर रहा हूं, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, मेरा काम क्या है, मैं ये जान सकूं कि ये पॉलिसी सही है या नहीं है। अगर सही है तो नई पॉलिसी बनानी है, और अगर गलत है तो इस पॉलिसी में कैसे सुधार करना है। तो वे फॉरवर्ड वाली चीज भी मुझे पता होनी चाहिए। तो ऐसे चैनल्स हमको क्या करते हैं, बायसनेस देते हैं। और अगर आप सोचो कि कोई राजा है और उसके दरबार में आप कोई चीज लिख रहे हो, तो वहां पे बायसनेस आएगी। तो बिल्कुल इन लिटरेरी सोर्सेज में आपको क्या देखने को मिलती है, बायसनेस देखने को मिलती है। लिटरेरी सोर्सेज कुछ ऐसे ऐसी बातें आपको बता देंगे जिन पे आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको कौन बताएगा, लिटरेरी सोर्सेज आपको बताएंगे, ठीक है। इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्सेज की हम बात करें तो आपको क्या क्या मिलते हैं, आपको मिलेगा वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बुद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। ये तो क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट हैं। इसके अलावा सेक्युलर टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है, जैसे ग्रामर की किताबें, पाणिनि की जो किताब है उसको हम ग्रामर का सबसे पहला हम लोग ग्रंथ मानते हैं। पॉलिटिकल हमको किताबें मिलती हैं, जैसे कौटिल्य की हमको अर्थशास्त्र देखने को मिलती है। इसके अलावा धर्मास, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी किताबें क्या बताने की कोशिश करें कि उस समय जो समाज था, सामाजिक जीवन था वो कैसा था, आर्थिक जीवन था वो कैसा था, किस तरीके से। आप सोचो आज भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी अगर आपको समझनी है तो आपको एक बार जरूर आपको अर्थशास्त्र समझना चाहिए, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो फाउंडेशन है वो ये अर्थशास्त्र बनाता है। अभी रशिया, यूएस, इजराइल, ईरान, इन सब के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, ये सारी बातें कहां दिख जाएंगी आपको, आपके अर्थशास्त्र में मिल जाएगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगी। नाम अर्थशास्त्र है, इसका मैं ये कंफ्यूज नहीं होना कि इकोनॉमिक्स की किताब है, बल्कि ये इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस की बेसिकली ये किताब है कि किस तरीके से एक राजा को शासन करना चाहिए, वो किताब है। इसलिए कैसी किताब है, एक सेक्युलर टेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ इसको कहा जाता है।
वेदास द प्राइमरी इंसाइट, सबसे पहले जो किताब है हमको पता है कि जैसे वैदिक काल जब आया और सबसे पहली जो वेद लिखा गया उसका नाम है ऋग्वेद। तो सबसे पहले जो इंसाइट है समाज का कि समाज कैसा है, तो वो कहाँ से मिलता है, वो ऋग्वेद के हमें हिम से आप देखोगे वो सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द फाउंडेशन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, द ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी। अगर बात करें ऋग्वेद की तो वेदों में सबसे पुराना है, प्रारंभिक वैदिक काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने हमें क्या क्या बताया, यह आर्यों के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है यहां से कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के कौन से मंडल में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उस समय की सामाजिक संरचना क्या थी, अब आप समझो कि ऋग्वेद हमें क्या बता रहा है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बता रहा है। और आज भी आप देखोगे हमारे संविधान में भी आर्टिकल 15, 16, 17 ये किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें 15, 16 तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। किसके आधार पे, जाति के आधार पर। क्यों जाति के आधार पर, क्योंकि सामाजिक भेदभाव हुआ है। कब से हुआ है ये चीज यहाँ पे आपको पता लगेगी। तो इस तरीके से डॉट आपके पास कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इंद्र और अग्नि को किस तरीके से आप बताओगे कि उसके जो मंत्र हैं इंद्र और अग्नि के, वो कैसे जो हिम्स जिसको कहा जाता है वो कैसे ये बताते हैं कि आपकी प्रॉस्पेरिटी आ जाए किसमें, जो आप खेती बाड़ी वाला जो जीवन व्यतीत कर रहे हो उसमें। तो ये आपको ये वेद आपको यहाँ पे बताएंगे। वेदों के बाद हमको देखने को मिलते हैं पुराण, मिथ्स एंड द जेनेलॉजीज। पुराण ये क्या है, वंशावलियां बेसिकली। वंशावली का मतलब क्या होता है, ये एक डायनेस्टी के बारे में आपको सारी चीजें बताएंगी। द पुराण जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण में राजा और राजवंशों की वंशावलियां मिलती हैं। वंशावली मतलब जैसे राम, जो श्री राम है उनके पूर्वज कौन थे, श्री राम इनके बाद कौन कौन से राजा हुए, तो ये सारी जो वंशावली है ये आपको इन पुराणों में देखने को मिलती है। वह मौर्योत्तर और गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी है। मुझे वंशावली मिल गई, मतलब मुझे हर एक राजा का नाम मिल गया। अब राजा के नाम के आगे बहुत सारी और चीजें लिखी जाएंगी कि किस तरह से शासन करता था, ये लोकप्रिय था या नहीं था, इसने किस किस, अगर लोकप्रिय था तो लोगों के लिए इसने किस किस चीजों का निर्माण किया, अगर कभी अकाल पड़ा तो क्या इस राजा ने उस समय काम किया। तो सारी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है, इन पुराणों में मिल जाती है। जैसे मत्स्य पुराण का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, और ये कैसा है, लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट डिटेल अकाउंट ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी का अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इससे हमको क्या पता लग जाती है, उस समय की क्रोनोलॉजी पता लग जाती है। सबसे महत्वपूर्ण किताब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, द ट्रीटीज ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, राज्य शिल्प मतलब राज्य का निर्माण आपको कैसे करना है, शासक को क्या क्या करना चाहिए, शासक को कैसे रहना चाहिए, ये सारी किताबें आपको, सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इस अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगी। तो देखो ये किसने लिखा है, कौटिल्य है, जिसको हम कहते हैं चाणक्य। यह राज्य शिल्प, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होनी चाहिए, क्या सेना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप बहुत बार ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि साहब हम लोग हमारी सेना पे कितना खर्चा करते हैं, है ना, और सेना पे खर्चा क्यों कर रहे हैं, ताकि युद्ध हो, तो युद्ध के समय पे ही खर्चा किया जाए। जब सेना युद्ध नहीं करती है तो युद्ध के लिए वो प्रिपेयर कर रही होती है। ऐसा नहीं है ना कि आज ऑपरेशन सिंदूर करना है, आज से मैं काम करना शुरू करूं और कल मैं ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दूं, नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेगी, इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगी। ये डिटेल पिक्चर प्रोवाइड कराएगा किसका, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का, कि गांवों में शासन कैसा होना चाहिए, कानून प्रणाली कैसे होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल में कैसे ऑफिसर्स होने चाहिए, टैक्स कलेक्टर कौन होगा, ये सारी जानकारी भी हमको कहां से मिल जाती है, इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिल जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट हो गए ना तो आपको ये किताब दोबारा पढ़नी पड़ेगी। दोबारा क्यों, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये किताबें आप साथ साथ पढ़ रहे हो। यूपीएससी एस्पिरेंट होने के साथ हमें बेनिफिट मिल जाता है यार, कि हम अच्छी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी चीज़ों के बारे में
पता होता है। नेक्स्ट हम चलें बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द श्रमण ट्रेडिशन। तो श्रमण परंपराओं मतलब सुनने वाली परंपराओं से क्या लिखे गए, टेक्स्ट लिखे गए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे त्रिपटक, क्या आप मुझे बता सकते हो त्रिपटक, त्रिपटक मतलब 3 पटक हैं, उन पटकों के नाम क्या क्या हैं। जातक टेल्स, जातक कथाओं में बुद्ध के जो पुराने जन्म हुए हैं उनकी सारी कथाएं आपको देखने को मिलती हैं। उनके लोकप्रिय विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलती है किसकी, राइज ऑफ महाजनपद। तो हम पढ़ते हैं ना वैदिक काल के बाद धीमे धीमे महाजनपदों की तरफ हम चले, पहले जनपद बने फिर महाजनपद बने। ये कैसे हमें पता चला, ये बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, जो जैनिज्म के टेक्स्ट थे, क्यों, क्योंकि उस समय 2 धर्म बन रहे थे नए। कौन कौन से, बुद्ध धर्म और जैन धर्म ये बन रहे थे। तो इन्होंने अपने आसपास में जो जो चीजें हो रही हैं वो सब चीजें लिखी, और जब वो सारी चीजें लिखी तो उसी में से हमें मिला राइज ऑफ महाजनपद। जैन टेक्स्ट है जैसे अंगास मेंशन द हिस्टोरिकल फिगर लाइक महावीरा। महावीर मतलब जो महावीर स्वामी हैं उनके बारे में आपको कौन से जैन टेक्स्ट में मिलता है, अंगास में आपको देखने को जानकारी मिलती है। इसके अलावा लिटरेरी सोर्स के अलावा हमें पता है कौन से अकाउंट्स हैं हमारे पास, फॉरेन अकाउंट्स हैं। तो दीज राइटिंग्स आर बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे या अम्बेसडर, जैसे आज भी अम्बेसडर आते हैं इंडिया में। आप देखोगे कि सब यूएस का अम्बेसडर आ गया, मालदीव श्रीलंका का आ गया, अभी फिलीपींस के लीडर हमारे पास इंडिया में थे। तो वो सारे अम्बेसडर्स होते हैं। हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार आते हैं जो इतिहास लिख रहे हैं अपने देश का, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पड़ोस के देश में क्या हो रहा है ये भी हम लिखें। तो वो सब लोग आया करते थे। दे ऑफर एन अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी सोर्स में। जब हम लिटरेरी सोर्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था वहां पे आपको बायसनेस देखने को मिलेगी। लेकिन कोई इजराइल का राजदूत अगर आता है, सॉरी इजराइल का नाम तो मुझे अभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ अभी जो हो रहा है, या प्रियंका गांधी और इजराइल के एम्बेसडर में जो हो रहा है वो अभी आपको सबको पता होगा। लेकिन मानते हैं कि कोई अर्जेंटीना का कोई राजदूत भारत में आया और वो कुछ चीजें लिख रहा है कि भारत की पॉलिसी के बारे में क्या है, तो वहां पे आपको जनरली हम ये अज्यूम करते हैं वहां पे आपको क्या, बायसनेस देखने को नहीं मिलेगी। वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से चीजों को लिखेगा। ठीक है, भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर एक निष्पक्ष दृष्टिकोण आपको कहां पे मिलेगा, इन फॉरेन अकाउंट्स में देखने को मिलेगा। जिसमें एक बहुत ही फेमस किताब है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन था, एक ग्रीक एम्बेसडर था, और जब इंडिका लिखी, इंडिका में वो बताता है मेगास्थनीज कि भारत कितना अमीर है, भारत को गोल्डन, जो हम कहते हैं सोने की चिड़िया, वो क्यों कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो क्यों कहा जाता है। तो उसमें बताता है कि मेगास्थनीज की यहाँ पे जो चींटी है, चींटी भी क्या अन्न का दाना लेके नहीं जा रही है, ग्रेन नहीं लेके जा रही है, क्या लेके जा रही है, सोना लेके जा रही है। और वो सोना कहाँ ले जा रही है, अपने बिल में ले जा रही है। उससे वो एक उदाहरण भी देता है कि पूरे विश्व का जो सोना है वो पूरे विश्व में घूमता है, लेकिन जैसे ही वो भारत में पहुंचता है वो क्या हो जाता है, जैसे चींटी अपने दाने को लेके बिल में घुस जाती है और वो बाहर नहीं निकलता है, इसी तरीके से भारत में अगर सोना आ गया तो भारत में क्या हो जाता है, दफन हो जाता है। क्या आज भी ये चीज रिलेवेंट है? तो आप देखोगे आज भी हमारे देश के बैंकों के पास जितना सोना है उससे ज्यादा सोना आपको अपने घरों में देखने को मिलेगा। तो मेगास्थनीज ने बात कब बता दी है, ये बात बता दी है उसने अपनी किताब इंडिका में। किस समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजपूत था, और यूनान से इंडिया को बहुत मतलब यूनान से चीजें बहुत पहले से कनेक्ट होना शुरू हो गई थी। जो सिकंदर था, अब सिकंदर देखो इतिहास कैसे कैसी चीजें करता है कि आपको पता है सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपके, सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर। चूंकि हमें अलेक्जेंडर बोलना नहीं आता था, हमें नहीं आता था यार अलेक्जेंडर बोलना। आज भी आप अगर किसी गांव के देहात व्यक्ति से बात करोगे तो और उससे नाम बुलवाने की कोशिश करोगे अलेक्जेंडर, तो वो हो सके वो ये नाम नहीं बोल पाए। तो हमने नाम निकाला क्या, सिकंदर। सिकंदर हमने नाम निकाला, और कहां से आया था, यूनान से आया था। कहां से आया था, यूनान से आया था। हमने ये समझा कि विदेश का मतलब क्या हुआ, यूनान हुआ। इस भारतवर्ष के बाहर जो भी चीज है वो क्या है, यूनान है। बाहर से कोई भी आता तो हम उसको क्या कहना शुरू कर दिया, यवन कहना शुरू करा। और इसी से कहानी बनती है काली मिर्च को यवन प्रिय क्यों कहा जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, काली मिर्च को क्या कहते हैं संस्कृत में, यवन प्रिय कहते हैं। यवन का मतलब क्या है, विदेशी। प्रिय मतलब जो विदेशियों को प्रिय हो। वास्को डी गामा जब भारत में आया था 1498 में, अंग्रेज या मैं कहूं पुर्तगाल के हर एक चर्च में वहां के लोगों ने प्रे किया था क्या, कि वास्को डी गामा को इंडिया
मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि उस समय काली मिर्च की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। काली मिर्च को हम क्या कह रहे हैं? यवन प्रिय। किसको प्रिय है? वो यूरोप में प्रिय। तो इस तरीके से आप देखोगे वो डॉट्स कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे। ठीक है। इन हिज बुक इंडिका थ्रू लॉस सर्वाइव्स इन द फ्रेगमेंट्स इन द वर्क्स लेटर रिटन बाय द स्ट्रैबो। उनकी इंडिका हालांकि खो गई है, लेकिन बाद में लेखकों ने जैसे एरियन और स्ट्रैबो ने इनको क्या किया? जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है। तो मौर्य काल की सारी इंफॉर्मेशन कौन देके जाता है हमें? ग्रीक एम्बेसडर जो था मेगास्थनीज, वो देके जाता है। ऐसे ही चाइनीज पिलग्रिम फाइयान हमारे पास आया। इन्होंने किस समय की जानकारी दी हमें? गुप्ता पीरियड की जानकारी थी। तो जो मैंने आपको बताया था कि गुप्ता पीरियड को हम कौन सी एज कह रहे थे? गोल्डन एज। कौन बता के गया? ये फाइयान बता के गया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, और ये वैल्यूएबल सोर्स है किसके लिए? उस समय का सोशल, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों को जानने के लिए कि गुप्त काल में धार्मिक और सामाजिक नीतियां कैसी थी, आर्थिक रूप से वो कितने इतने संपन्न थे, वो सारी जानकारी हमें कौन बताता है? फाइयान बताता है। इसी तरीके से हुयान आपको देखने को मिलेगा। ये 7वीं शताब्दी में किसके समय आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इन्होंने बताया कि भारत में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन किस तरीके से है। इसी में हमको एक यूनिवर्सिटी की जानकारी मिलती है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई भारत में कौन सा राजा राज्य कर रहा था जिस समय यूनिवर्सिटी थी, या कौन सी डायनेस्टी राज कर रही थी, या कौन सा ऑथर आया था। तो ये सारी जानकारी हमको कौन बता के गया? ये हुयान बता के गया। इसी तरीके से रोमन और अरब सोर्सेज से हमको बहुत जानकारी मिलती है। जैसे रोमन के सोर्स है प्लिनी की नेचुरल जो हिस्ट्री है प्लिनी की, उसमें भारत और रोम के बीच में व्यापार के संबंधों को बताया गया है। और अरब के साथ की तो अभी मैं कहानी आपको बता ही रहा था कि मानसून जो शब्द है वो अरब लोगों ने हमें दिया है। ठीक है, आगे हम चलें। लिटरेरी सोर्सेज वर्सेस द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, किस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि यार ये सब चीजें, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पता लगाना मुश्किल होता है। एक आम आदमी देख के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जानकारी नहीं ले सकता है। आम आदमी जैसे हम लोग क्या है? आम आदमी, आप साइंटिस्ट तो नहीं है, हमारे लिए लिटरेरी सोर्सेज है, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज के साथ प्रॉब्लम क्या है? बायसनेस। बिल्कुल सही। लिटरेरी ये विस्तृत कथाएं प्रदान करते हैं, लेकिन पक्षपाती या आदर्शित होते हैं। आर्कियोलॉजिकल ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिलायबल होते हैं, बट डिटेल नैरेटिव ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जो हिस्टोरियंस हैं वो दोनों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वो हिस्ट्री आपके सामने पेश करते हैं। रोल ऑफ नेचुरल साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जाएगा ना, आप देखोगे इतिहास की और ज्यादा जानकारी हमें मिलती जाएगी, इतिहास की और ज्यादा समझ हमें होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल साइंस सच एज पैलियो बॉटनी, पैलियोंटोलॉजी और जियोलॉजी ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? ये हमें ये प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जमीन के नीचे जो चीजें हमें मिल रही हैं उनको किस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। भाई आज मुझे पता ही नहीं ना कि जमीन के नीचे कुछ मिला, और मेरे लिए तो वो क्या है? मेरे लिए तो एक टूटा हुआ कोई घड़ा है या टूटा हुआ बर्तन है, लेकिन उससे मैं हो सकता है आज से 50,000 साल पहले इस जगह पे क्या था वो पता लगा लूं। तो वो चीज कौन पता लगाएगा? वो ये नेचुरल साइंस की जो ब्रांचेस हैं वो हमको पता लगाएंगी। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंशिएंट क्लाइमेट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे उस समय के जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनकी जब हमने स्टडी की तो मुझे पता लगा उस समय का एनवायरनमेंट कैसा है, उस समय का क्लाइमेट कैसा है। जब हम आप याद करो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में एक थ्योरी आप पढ़ते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए हैं, वो एविडेंसेस भी तो आपको हिस्ट्री के बारे में ही बता रहे हैं। हाँ या ना? तो बिल्कुल वही चीज है कि जैसे जैसे साइंस का विकास होता जाएगा हमें इतिहास की और समझ होती जाएगी। हिस्टोरियोग्राफी द राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, उसके बाद एक नया सब्जेक्ट निकल के आया हिस्टोरियोग्राफी। अब मेरे पास नेचुरल साइंस से इंफॉर्मेशन है, मेरे पास आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सोर्स और फॉरेन अकाउंट से इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इतिहास को लिख सकता हूँ। तो इतिहास लेखन का यह अध्ययन, इतिहास कैसे लिखा जाता है वो बताता है कौन? हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियंस don't just state facts, they interpreted the source and present the narrative। वो अपना नरेटिव आपके सामने पेश करते हैं कि भाई मुझे ये लगता है, फिर आप जब देखोगे उस चीज को तो आप बताओगे मुझे ये लगता है। बहुत सारे इतिहासकार बताएंगे और उससे कुछ जो कॉमन चीज निकल के आती है उससे क्या बनता है? आपकी हिस्ट्री बनती है, इतिहास बनता है। रिकंस्ट्रक्टिंग द मौर्यन एम्पायर्स, अब
ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं बताऊंगा। ये क्या है कि हमने मौर्य जो हिस्ट्री है उसको वापस हमने कैसे जाना, कैसे हमने ये जाना कि चाणक्य ने क्या क्या चीजें समझाई चंद्रगुप्त मौर्य को। ये सारी चीजें अर्थशास्त्र से हमसे कैसे पता लगती हैं, कैसे एक बाहर का जो ऑथर है वो उस समय के जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3 उदाहरण दिए हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग द मौर्यन हिस्ट्री, तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के इंडिका, अशोक के एडिक्ट। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है अ, अ, जो गुप्ता हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सब चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग एक एक डायनेस्टी जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और ये पीपीटी आपको मिल जा रही है, ये पीपीटी को आप तब खोल के देखिएगा, तब आपके पास ज्यादा चीजें समझ में अच्छी तरीके से आएंगी, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। चैलेंजेस इन हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो लेक ऑफ सोर्सेज है, बायसनेस है और इंटरप्रिटेशन है। भाई आज भी आप देखोगे एनसीईआरटी किताबों पे बड़ा बवाल चला हुआ है ना। जैसे अभी नई किताबें आई इतिहास की और उस पर मराठा एम्पायर का जो मैप है उसको बड़ा बवाल, स्पेशली राजस्थान के इतिहासकारों ने उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि राजस्थान पे क्या डायरेक्टली रूल किया करते थे मराठास, तो वो जो मैप बनाया गया, तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन जब होता है, जब नरेटिव का इंटरप्रिटेशन होता है तो चीजें बदल जाती हैं। तो ये दिक्कत है किसके साथ, कि हम हिस्ट्री को जब वापस लिखते हैं तो। और इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी चीज बाद में हुई। अगर मैं कहूं आपसे कि आप जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हो या आज के भारत के इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, तो क्या आप मोदी जी का इंटरनेशनल रिलेशन पहले पढ़ोगे या नेहरू जी का इंटरनेशनल रिलेशन पहले पढ़ोगे। तो आपको सर ऑब्वियसली बात है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं, पहले फाउंडेशन क्रिएट हो गया है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो पहले जो फाउंडेशन है उसको मुझे समझना पड़ेगा। बिल्कुल सेम काम करती है क्रोनोलॉजी, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए पहले कौन सा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल, फिर मॉडर्न, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे हम लोग पहुंचते हैं। तो क्रोनोलॉजी का काम ये है, ठीक है। डिटेल क्रोनोलॉजी तो मैंने यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी दी है, लेकिन अभी फिर से मैं कहूंगा ये स्लाइड भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि ये स्लाइड जब एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस खत्म हो जाएंगे तब मैं वापस से आपको डिटेल्ड क्रोनोलॉजी बताऊंगा, तब आप समझ पाओगे। अभी मैं आपको बताऊं कि नव पाषाण काल का मतलब क्या है, तो अभी तो आपको यही नहीं पता कि पाषाण काल क्या है, तो मैं नव पाषाण काल की सिर्फ ये बता दूं कि ये 7000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, तो उससे अभी कुछ समझ में आप नहीं पाओगे। तो मैंने सिर्फ स्लाइड दी है, आगे जाके सारी चीजें हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो ये डिटेल क्रोनोलॉजी है, समय रेखा है, आपको हर एक चीज के बारे में मैंने आपको बताया है। रिकंस्ट्रक्टिंग द हड़प्पा हिस्ट्री, तो हड़प्पा की जो आज की हिस्ट्री है वो हमने कैसे बनाई, कैसे कंक्लूड किया कि हड़प्पा एक शहर था, तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। लेकिन पहले ये जानना पड़ेगा वो शहर कैसा था। तो ये स्लाइड्स आपके कब काम में आएंगी, जब धीमे धीमे आप चैप्टर में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। तो यह आज की क्लास में केवल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास क्या, जो पहली जो चैप्टर है वो हमको समझ में आएगा। अभी तक तो हम यही जान रहे हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास कैसे लिखा जाता है और इतिहास को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि इतिहास की जो कहानी है, हिस्ट्री की जो स्टोरी है वो कैसे होती है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है कि सोर्सेज आर द फाउंडेशन, नो सोर्स मीन्स नो हिस्ट्री, और critical thinking always analyze source for the biases and the limitation। ये इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप एक यूपीएससी के विद्यार्थी हो सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि बायसनेस आपके उत्तर में दिखना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये सोर्सेज अगर आपने नहीं लिखे हिस्ट्री में कि यहाँ से ये चीज़ मिली, तो आपके उत्तर में वजन नहीं आ पाएगा, ठीक है। उत्तर तो लिख दोगे जैसे बाकी सब लिखते हैं, फिर बाकी सब जैसे नंबर ही आएंगे। तो अगर उस एवरेज से ऊपर मुझे जाना है तो इस सोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपके उत्तर में होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास का हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में एंटर करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से हमारे प्यारे
भारत का इतिहास शुरू होता है। अभी तक हमने जाना कि इतिहास क्या है, कैसे लिखा जाता है, इतिहास की कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली जो इतिहास पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो किताबें हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छी किताबें मानी जाती हैं। आर एस शर्मा साहब की जो किताब है, पहले एनसीईआरटी में चला करती थी, बाद में ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने उसको छापना शुरू किया। तो वो जो किताब है वो इसलिए हमारे लिए बहुत बढ़िया किताब हो जाती है यूपीएससी के लिए, कि वहां पे ना केवल इतिहास आपको बताया गया, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि इतिहास को पढ़ना कैसे है। और यही हम मिस्टेक करते हैं जब हम न्यू कमर होते हैं। हम लोग केवल पढ़ने पे फोकस करते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो ये जो सीरीज है, आपको यहाँ पे मैं हर एक छोटी से छोटी डिटेल पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको इतिहास पढ़ने में, और इतिहास के बाद जो भी हम लोग सब्जेक्ट शुरू करेंगे वहां पे ऐसी कोई भी समस्या आपको ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आर एस शर्मा की किताब के ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी वर्जन अगर आपके पास है तो उसको अपने पास रखी है। अभी तक नोट्स की जरूरत आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है पीपीटीज। लेकिन आने वाले चैप्टर में आपके पास एटलीस्ट रफ नोट्स होने चाहिए, रनिंग नोट्स आपके पास होने चाहिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।